आप सबका स्वागत है हमारे बेटर माइंड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज से हम प्रारंभ करेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी के सभी चैप्टर का नीट लेवल तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों में जनन किसके समतुल्य होता है। ओके, तो कह रहा है कि एक कोशिकीय जीवों में जनन। तो गाइज हमें पता है कि जो जनन होता है वो दो प्रकार के होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ये लैंगिक और अलैंगिक जनन किसके आधार पे होता है, तो जनकों की संख्या के आधार पे। ओके गाइज, अगर किसी जनन में दो जनक भाग लेते हैं, ओके, दो जनक मिलकर किसी संतति का निर्माण करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। और जब कोई जनक अकेले खुद से क्या करता है, कोशिका विभाजन करके वो नए संतान की उत्पत्ति कर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। ओके, तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया करते हैं। ओके गाइज, जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं वो क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ओके, तो अमीबा हो गया, ये अपने बॉडी को क्या कर लेता है, दो भागों में बांट लेता है, यानी कोशिका विभाजन के तहत क्या कर लेता है, अपने बॉडी को दो भागों में बांट देता है। ठीक है, और फिर दो नए इससे क्या बन जाते हैं, नए नए अमीबा बन जाते हैं। ओके, तो एक प्रकार का देखा जाए तो एक कोशिकीय जीवों में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। ओके, और अलैंगिक जनन जो किसके समतुल्य होता है, तो कोशिका विभाजन के समतुल्य होता है। क्योंकि यहाँ पे अलैंगिक जनन में क्या हो रहा है, कोशिका ही तो विभाजित हो जा रही है दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक कोशिकीय जीवों का प्राकृतिक मृत्यु भी नहीं होता है। ओके, यानी जब इनकी मृत्यु नज़दीक आती है तो ये क्या कर लेते हैं, कोशिका विभाजन कर लेते हैं और एक से मतलब ज़्यादा जीवों का निर्माण कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए एक कोशिकीय जीव को अमर जीव के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव में जनन किसके समतुल्य होता है, तो कोशिका विभाजन के समतुल्य होता है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। तो अभी हमने आपको बताया दो जनन होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक जनन। ओके, तो लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेंगे, इसमें क्या दो जनक भाग लेंगे, तो दो जनक भाग लेंगे और फिर नए संतति का निर्माण करेंगे। दो विपरीत लिंग के जनक होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अलैंगिक जनन में एक ही जनक नए जीवों का निर्माण करेगा। ओके, एक ही जनक है जो नए जीवों का निर्माण करेगा, इसमें दो जनक मिलकर एक नए जीव का निर्माण करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जो संतान उत्पन्न हो रहा है, यानी ये तो पूरे के पूरा अपने कैसे मदर की तरह ही होगा। यानी जो इसको पैदा किए हैं, यानी जो इनको जनक ने पैदा किया है, ठीक है, ये बिल्कुल के बिल्कुल अपने जनक के समान होगा। जबकि यहाँ पर इसके दो जनक है, एक ठो ये जनक है, एक ठो ये जनक है। तो इसमें क्या है कि विभिन्नता उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि ये इसका भी कुछ गुण लेकर अनुवांशिक गुण लेकर आएगा, कुछ इसका भी अनुवांशिक गुण लेकर आएगा। जो ये मिक्स हो जाएगा, यानी दोनों का अनुवांशिक गुण इसमें क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो इसका खुद का कुछ अलग अनुवांशिक गुण होगा। ओके गाइज, और फिर ये किसी दूसरे के साथ क्या करेगा, जब जनन करेगा तो इसके जो संतान होंगे इसके भी अनुवांशिक गुण क्या हो जाएंगे, इससे कुछ डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो लैंगिक जनन होती है इनमें क्या होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती रहती है। ओके गाइज, तो हम लोग कह सकते हैं कि किस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, तो लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के जनन से उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाता है। यानी कि किस प्रकार के जनन से उत्पन्न संततियाँ। तो गाइज हमने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन। ओके, अलैंगिक जनन से जो जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने बिल्कुल के बिल्कुल माता के समान होते हैं। ठीक है, यानी अपने जनक के समान होते हैं। तो ये बिल्कुल के बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, यानी इनका आकार की कहने का मतलब क्या है, देखने में, यानी ऊपर से। ठीक है, आकार की और अनुवांशिकी
अनुवांशिकी। ओके गाइज, सॉरी। आकारिकी और अनुवांशिकी गुण क्या होता है, बिल्कुल का बिल्कुल जो संतति होगा वो उसका अपने जनक के समान होगा। ठीक है, तो जब भी जिस भी जनन में उसके आकारिकी और अनुवांशिक गुण यानी जनक के समान होगा। ठीक है, जैसे कहने का मतलब क्या है कि ये जो संतान उत्पन्न हुआ है, इस संतान का आकारिकी और अनुवांशिक गुण अपने जनक के समान होगा। तो ऐसे संतान को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ओके, तो क्लोन कौन से संतति को कहा जाता है, जो एकल जीव जनन से उत्पन्न होती है संतति, उसी को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एक बार बढ़िया से समझिए, क्लोन क्या होता है, तो अलैंगिक जनन के फलस्वरूप यानी अलैंगिक जनन के बाद ओके जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतान का आकारिकी और अनुवांशिकी गुण अपने जनक के समान होता है। तो इस ऐसे ही संतान को क्या कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है। ओके, तो क्लोन का निर्माण कब होता है, यानी क्लोन कब बनते हैं, तो अलैंगिक जनन से ही बनते हैं, यानी एकल जीव जनन से ही क्लोन का निर्माण होता है। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है गाइज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ओके, तो अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में कह रहा है। ओके गाइज, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे बढ़िया से, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। ओके जी, आप देखेंगे अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो गाइज अमीबा जो होता है इसमें क्या होता है, तो विखंडन होता है। ओके, विखंडन होता है अमीबा में। कौन सा जनन होता है, विखंडन होता है। ओके, तो विखंडन के जो होते हैं ये 2 प्रकार होते हैं, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। ओके, एक होता है बहुविखंडन। ओके गाइज, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टी फ्यूजन। ओके, फ्यूजन सॉरी, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टी फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होगा, विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। फिर द्विविखंडन के भी 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा सरल द्विविखंडन, एक हो जाता है लंबवत द्विविखंडन, लंबवत, ठीक है, लंबवत द्विविखंडन, और एक होता है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ है, सॉरी क्या है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। ओके गाइज, तो जो सरल द्विविखंडन होता है ये अमीबा में होता है, जो लंबवत होता है वो होता है आपका इग्लिना में होता है, और जो अनुप्रस्थ होता है ये आपका होता है पैरामीशियम में होता है। ओके, तो जो अमीबा में होता है सरल द्विविखंडन, ठीक है, ये क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है, और अमीबा में साथ में बहुविखंडन भी होता है। ओके, तो बहुविखंडन कब होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। आगे के क्वेश्चन में हम इसको भी डिस्कशन करेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार अमीबा में बहुविखंडन होता है। ओके, तो यानी विखंडन के 2 प्रकार, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ओके, और फिर द्विविखंडन के भी 3 प्रकार होते हैं, सरल, लंबवत और अनुप्रस्थ। ओके, तो सरल द्विविखंडन कौन से जीवों में होता है, तो अमीबा में होता है। ओके, और लंबवत किस में होता है, इग्लिना में, और अनुप्रस्थ किस में होता है, पैरामीशियम में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो अमीबा में जो अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार का होता है, वो द्विविखंडन प्रकार का होता है, यानी सरल द्विविखंडन होता है। ओके गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ओके, सरल द्विविखंडन। ओके, समझ पा रहे हैं लोग, सरल द्विविखंडन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है। यानी अभी हमने अनुकूल परिस्थितियों में देखा था, तो ये प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का अलैंगिक जनन करता है, तो ये बहुविखंडन करता है। ओके गाइज, अमीबा जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविखंडन करता है। इसको थोड़ा सा बढ़िया से आपको समझा दे रहे हैं कि किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बहुविखंडन करता है। ओके, तो इसके लिए आपको एक चित्र दिखाते हैं, इसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर एक अमीबा है। ओके, जब इसके जीवन के विपरीत परिस्थितियाँ आती है, विपरीत यानी जब ये
ऐसे ही इसको लगता है कि ये मरने वाला है, ओके, यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति आती है इसके लिए, तो ये क्या करता है अपने शरीर के ऊपर 3 लेयर, देखिए एक तो यहाँ पे लेयर, एक लेयर और 2 लेयर और 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर की एक संरचना बनाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं सिस्ट वाल, जिसको कहा जाता है सिस्ट वाल का मतलब होता है पुटी भित्ति, ओके, पुटी भित्ति। तो ये अपने शरीर पर सबसे पहले, यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपनी बचाव के लिए क्या करता है, 3 लेयर का एक पुटी भित्ति का निर्माण करता है। और जब इस पुटी भित्ति का वो निर्माण करता है तो इसी प्रोसेस को पुटी भवन भी कहा जाता है, ओके, यानी कि पुटी भित्ति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, पुटी भवन, इंसिस्टमेंट कहलाता है, ओके गाइज, यानी पुटी भित्ति का निर्माण ही क्या कहलाता है, इंसिस्टमेंट, ओके, ओके। तो उसके बाद क्या करता है, ये 3 लेयर का पुटी भित्ति का निर्माण करेगा। उसके बाद इसका जो केंद्रक होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, कई भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यानी केंद्रक विभाजित हो जाता है और कई सारे डॉटर मतलब अमीबाब के रूप में बन जाता है, ओके। यहाँ पर देखेंगे लोग कि ये थोड़ा सा और फिर डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है, और इसका ऊपर वाला जो वाल 3 लेयर है ना, तो इसका क्या बोलते हैं, ऊपर वाला ये सब वाल क्या हो रहे हैं, फट रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब वाल क्या हो रहे हैं, इसके फट रहे हैं, और धीरे धीरे ये पूरे वाल क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, और ये अंदर का ये जो अमीबाब है इसको अमीबाब कहा जाता है, ठीक है, सीडोपोडियोस्पोर, ओके। तो इसका निर्माण हो चुका रहता है। उसके बाद ये क्या हो जाता है कि ये अलग अलग कई प्रकार के, मतलब कि कई सारे अमीबा का निर्माण कर देता है। यहाँ पे 2 का ही दिखाया गया है, बल्कि और भी कई सारे अमीबा का निर्माण इसमें हो जाता है, ओके गाइज। तो हमने देखा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में अमीबा में बहुविखंडन कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है, जब भी अमीबा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो अपने शरीर पर एक 3 लेयर का, मतलब 3 परत का पुटी भित्ति का निर्माण कर लेता है अपनी सुरक्षा के लिए। उसके बाद इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ये केंद्रक विभाजित होने लगते हैं और कई सारे ये जो अमीबाब बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कई सारे अमीबाब बना लेते हैं। और ये अमीबाब उसके बाद क्या होता है कि जो ये लेयर होती है ये धीरे धीरे फटने लगती हैं, फिर ये यही अमीबाब क्या होते हैं, इसमें से बाहर निकल जाते हैं और नए नए प्रकार के अमीबा का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। यानी जब ये जो लेयर जब ये फटती है उसको कहा जाता है रैप्चर्ड सिस्ट वाल, ओके, यानी रैप्चर्ड का मतलब होता है कि फट रहा है, ओके, धीरे धीरे सभी ये वाल की भित्तियाँ क्या हो रही है, फट रही है, ओके। तो इसको कहते हैं रैप्चर्ड सिस्ट वाल, ओके गाइज। तो समझ गए होंगे लोग। तो अमीबा में क्वेश्चन क्या था, अमीबा प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार का लैंगिकरण करता है, तो बहुविखंडन करता है। बहुविखंडन और प्लाज्मोडियम में भी बहुविखंडन की क्रिया होती है, ओके गाइज। प्लाज्मोडियम में भी कौन सी विखंडन होती है, तो बहुविखंडन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है, ओके। लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है, तो अभी हमने देखा था कि लंबवत द्विविभाजन किसमें होता है, तो यूग्लिना में होता है, ओके गाइज। यूग्लिना में क्या होता है, लंबवत द्विविभाजन होता है। इसका अभी हम लोग चित्र से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, इसको बढ़िया से समझेंगे लोग। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यूग्लिना है, ओके गाइज। ये क्या है, यूग्लिना है। ये जूम नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपको जूम करके दिखाते, ठीक है। ये क्या है, यूग्लिना है और इसमें क्या हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन हो रहा है, ओके, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूग्लिना में जैसे कशाभिकाएँ होती है, तो सबसे पहले क्या होती है, इसकी कशाभिकाएँ 2 भागों में विभाजित हो जाती है। देख रहे हैं, इसकी एक कशाभिका यहाँ पे है और यहाँ पर क्या हो गई है कि इसकी एक कशाभिका हो गई है, 2 भागों में पहले विभाजित हो गई है, ओके। यहाँ पे एक ठो ऐसी कशाभिका और एक ठो यहाँ पे ऐसी कशाभिका, ठीक है। और धीरे धीरे इसके केंद्रक भी क्या होते हैं, मतलब कि ऐसे बड़े हो जाते हैं, मतलब विभाजित होने के लिए तैयार हो जाते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट टाइम क्या होते हैं, इसके केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा धीरे से शरीर विभाजित होता जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूग्लिना में जो आपका अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है, ठीक है, सॉरी, यूग्लिना में तो अनुप्रस्थ द्विविभाजन नहीं होता है ना, इस यूग्लिना में तो, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन था ना लंबवत द्विविभाजन का, तो वो पिक्चर थोड़ा सा आगे वाले
पेज पे था, तो इसलिए हमने सोचा कि आई थिंक 7 नंबर क्वेश्चन है, जबकि हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे थे ना। तो लंबवत द्विविभाजन होता है, अमीबा में यूग्लिना में क्या होता है, लंबवत द्विविभाजन होता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि यूग्लिना में सबसे पहले क्या हो रहा था कि उसके जो कशाभिकाएँ थी इस प्रकार, ओके, यहाँ से इसकी ये जो कशाभिकाएँ थी, ठीक है, ये पहले क्या हो जा रही थी, विभाजित हो जा रही थी, उसके बाद इसके केंद्रक विभाजित हो रहा था, उसके बाद पूरा इसका शरीर विभाजित हो जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूग्लिना में जब लंबवत द्विविभाजन होती है तो सबसे पहले क्या विभाजित होता है, तो सबसे पहले कशाभिकाएँ विभाजित होती है। ठीक है, ये कशाभिकाएँ इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्लैजिला। ओके, तो फ्लैजिला यही उस बॉडी को चलनशील बनाती है। ठीक है, जिस बॉडी में ये पाई जाती है उस बॉडी को ये क्या करती है, चलनशील बनाती है। ओके, कशाभिका। ठीक है गाइज, तो यूग्लिना में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कशाभिका विभाजित होती है, उसके बाद कशाभिका सबसे पहले क्या विभाजित होगा, लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कशाभिका, उसके बाद क्या विभाजित होगा, केंद्रक। ओके, इसके बाद उसका पूरा शरीर विभाजित हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या था, अनुप्रस्थ वाला। ओके गाइज, तो अनुप्रस्थ वाला क्वेश्चन था, एक मिनट, जी, तो देखते हैं लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ द्विविभाजन निम्न में से किन प्राणियों में होता है। ओके, अनुप्रस्थ द्विविभाजन को, तो अभी हमने देखा था कि अनुप्रस्थ द्विविभाजन किस में होता है, तो गाइस इसका ऑप्शन क्या है, जीवाणु में, पैरामीशियम में, और उसके बाद ए व बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो अनुप्रस्थ जो द्विविभाजन होता है जीवाणु में भी होता है और फिर पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, तो अभी पैरामीशियम को आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे चित्र है अनुप्रस्थ वाला पैरामीशियम का, देखिए यहाँ पर है। ओके, ये पैरामीशियम है। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग जब देखते हैं कि इसका जो साइज होता है, इसका आकार जो होता है एक चप्पल के आकार की तरह का होता है। ओके, यानी इस प्रकार का इसकी आकार होती है, आकृति होती है। ठीक है गाइज, तो ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि चप्पल के आकार का होता है, बट ये चप्पल की तरह एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या, इसमें एक चीज़ याद रखना होता है कि पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। ठीक है, एक तो माइक्रो, एक तो मैक्रो, यानी पहले से ही इसके केंद्रक 2 रहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी केंद्रक कोशिका द्वारा विभाजित होता है, फिर केंद्रक विभाजित होता है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा बॉडी विभाजित हो जाता है। ओके गाइज, तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ द्विविभाजन निम्न में से किन प्राणियों में होता है, तो जीवाणु में भी होता है और आपके पैरामीशियम में भी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम में अभी हमने देखा था कि प्लाज्मोडियम में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो जो विखंडन होता है, विखंडन के 2 प्रकार थे ना, द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुविखंडन होता है। ओके गाइज, और हमने इसको आपको बताया था, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बता दे रहे हैं, थोड़ा सा प्लाज्मोडियम के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं लोग। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है। ओके गाइज, प्लाज्मोडियम जो है इसको यहाँ से समझा दे रहा है, क्या होता है, एक प्रोटोजोआ आता है, और कैसा होता है ये बॉडी, एक कोशिकीय होता है। ओके, एक कोशिकीय क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ है। ओके, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय प्रोटोजोआ होता है, जो इसका जो प्लाज्मोडियम होता है इसका पूरा जीवन चक्र, ठीक है, इसका क्या, इसका जीवन चक्र जो होता है ये 2 बॉडी में संपन्न होता है। कौन से बॉडी में, तो एक बॉडी मनुष्य का बॉडी हो जाएगा। ठीक है, एक तो बॉडी हो जाएगा मादा एनाफ्लीज का मच्छर। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ओके, तो जो प्लाज्मोडियम होता है ये मनुष्य के शरीर में और मादा एनाफ्लीज मच्छर के शरीर में इसका पूरा जीवन चक्र संपन्न होता है। ठीक है गाइज, ये मनुष्य के शरीर के कौन से भाग में होता है, तो या तो ये आरबीसी में होगा। ओके, या फिर ये किस में रह सकता है, ये आरबीसी या फिर यकृत का जो सेल होता है ना, कूपर सेल। ओके, यकृत का सेल यानी कूपर सेल, यानी ये यकृत में रहेगा या फिर आरबीसी में रहेगा। ओके गाइज, और ये मादा एनाफ्लीज का मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसके शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है, तो ये उदर में पाया जाता है। ओके, तो देखेंगे लोग इसको,
ये मादा एनाफिलीज के कौन से शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है, उदर में, और मनुष्य के शरीर के कौन से भाग में पाया जाता है, तो आरबीसी या यकृत के कुपर सेल में पाया जाता है। ठीक है, जब ये मनुष्य शरीर के अंदर रहता है, ठीक है, तो उस अवस्था को, इसको कौन सा अवस्था कहते हैं, दीर्णक अवस्था कहते हैं। ओके, कौन सा अवस्था गाइज, दीर्णक अवस्था। ठीक है, और ये जब मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में रहता है तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं इग्मक पोटी अवस्था, इग्मक पोटी अवस्था। समझिएगा लोग, गाइज थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप अगर बढ़िया से ध्यान देंगे तो एकदम बिल्कुल आसान भी है। ओके, यानी हमने क्या कहा कि जो प्लाज्मोडियम होता है इसका पूरा का पूरा जीवन चक्र मादा एनाफिलीज मच्छर और मनुष्य के शरीर में संपन्न होता है। ये जब मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में रहता है तो ये कहाँ रहता है, उसके शरीर के उदर में रहता है। ठीक है, यानी उदर, ये जो हमारा स्टोमिक वाला, स्टोमिक नहीं सॉरी, ये जो आपका एब्डोमेन वाला पार्ट होता है ना, पेट वाला, वहाँ पे, वहीं पे उदर होता है। ठीक है, और ये जो मनुष्य के आरबीसी या यकृत में पाया जाता है। ठीक है ना जी, और जब ये मनुष्य के शरीर में रहेगा तो ये उस अवस्था को, यानी प्लाज्मोडियम की उस अवस्था को दीर्णक अवस्था, इंग्लिश में साइजेंट फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइजेंट फेज। ठीक है, और इग्मक पोटी अवस्था, यानी जब ये मादा एनाफिलीज मच्छर के उदर में रहेगा तो उस अवस्था को इग्मक पोटी अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगर गाइज ये दीर्णक अवस्था, यानी जब मनुष्य के शरीर में हो और उस वक्त ये जनन की प्रक्रिया कर ले, ठीक है, तो उस वक्त इसको साइजोगोनी कहा जाता है, यानी विखंडी जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विखंडी जनन। वैसे गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि इसका इंग्लिश नाम याद रखने के लिए, विखंडी जनन। ओके, कौन सा जनन गाइज, विखंडी जनन, यानी इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइजोगोनी। साइजोगोनी। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, स्पोरोगोनी। सॉरी, अभी तो जब ये इग्मक पोटी अवस्था में होता है तब उसको क्या कहा जाता है, स्पोरोगोनी। ठीक है, ओके, यानी हिंदी में इसको कहते हैं बीजाणु भवन। ओके गाइज, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बीजाणु भवन। ओके, और जब देखिएगा लोग, जब मनुष्य के शरीर में था तो उस वक्त दीर्णक अवस्था, उस वक्त जब दीर्णक अवस्था में जब जनन किया तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, विखंडी जनन। और जब इग्मक पोटी अवस्था में उसने जनन किया तो उसको क्या कहा, स्पोरोगोनी, यानी कि बीजाणु भवन। ओके, जब ये विखंडी जनन करता है उसके बाद जो संतान उसके उत्पन्न होते हैं उसको कहा जाता है मीरोजॉइट्स। क्या कहा जाता है, मीरोजॉइट्स। ओके, और जब ये स्पोरोगोनी करता है, यानी इग्मक पोटी अवस्था में रहकर जब ये संतान को उत्पन्न करता है तो उसको कहा जाता है इसको स्पोरोजॉइट्स। ओके गाइज, इसको याद रखिएगा, लोग बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मीरोजॉइट्स और स्पोरोजॉइट्स क्या है। ठीक है, तो ये जब प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में रहकर, ठीक है, यानी अब दीर्णक अवस्था में जनन करता है, ठीक है, तो उसके संतति को ही क्या कहा जाता है, मीरोजॉइट्स। और जब मादा एनाफिलीज के शरीर में रहकर, ठीक है, जनन करता है, यानी कौन सा जनन करता है, तो ये आपका बीजाणु भवन करता है। ठीक है, यानी बीजाणु जनन करता है तो उससे उत्पन्न संतान को स्पोरोजॉइट्स कहते हैं। ओके गाइज, समझ गए होंगे लोग। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है मनुष्य के शरीर में रहता है तो प्लाज्मोडियम की उस अवस्था को क्या कहा जाता है, तो दीर्णक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और जब मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर में रहता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, इग्मक पोटी अवस्था कहा जाता है। इससे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्लाज्मोडियम होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर के कौन से भाग में होता है, तो उदर वाले भाग में होता है। ओके, और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर के कौन से भाग में होता है, तो आरबीसी या कुपर सेल के भाग में होता है। ओके गाइज, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो जो हाइड्रा है उसमें किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है गाइज, तो इसमें मुकुलन होता है। ओके, हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। इसके शरीर पे जैसे एक हाइड्रा हो गया, मान लीजिए, आपको हम एक रफ सा चित्र बना के बता रहे हैं, मान लीजिए एक प्रकार का ये जो भी है हाइड्रा हो गया। ओके, तो हाइड्रा के में क्या होता है, इसके शरीर पे एक ऐसा उभार उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अंदर केंद्रक रहेगा, फिर यही उभार धीरे धीरे विकसित होता है और इसमें केंद्रक आ जाते हैं, और फिर ये क्या हो जाता है, ये जो उभार होता है ये अलग अपना खुद से एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार कहने का मतलब है हाइड्रा में सबसे पहले
एक मुकुल का निर्माण होता है, ठीक है। और यही मुकुल बाद में इससे डिवाइड होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो जब इसमें मुकुल बनता है तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है, ठीक है। यानी मुकुलन अलैंगिक जनन में ऐसे 6 विधियाँ हैं। ऐसे अलग अलग बुकों में आपको कहीं पे 5 भी दिया जाएगा, कोई में 6 भी दिया जाएगा, कोई में 7 में भी दिया जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको क्लास में पढ़ाया था 6 विधियाँ, ओके। तो हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन होता है, ओके गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। एक और बात याद रखिएगा लोग, ईस्ट में भी क्या होता है, मुकुलन होता है, ओके। तो हाइड्रा और ईस्ट में क्या होते हैं, मुकुलन होती है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेड बनाने में उपयुक्त ईस्ट में कौन सा अलैंगिक जनन होता है। देखिए क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया और ये जस्ट क्वेश्चन ये भी आ गया, ओके। यानी कि ब्रेड बनाने में उपयुक्त ईस्ट, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईस्ट का इस्तेमाल, ठीक है, चाहे ब्रेड बनाने में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ओके। ब्रेड जो बनाया जाता है आपके फैक्ट्री आसपास के आपके फैक्ट्री होंगे जिसमें जो ब्रेड बनाया जाता है, तो उसमें क्या चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो ईस्ट से ही किण्वन प्रक्रिया द्वारा ब्रेड को बनाया जाता है, ओके। तो ये सब अभी आपको आगे मतलब टॉपिक में मिलेगा, किण्वन वगैरह प्रक्रिया, ठीक है। और तो ब्रेड बनाने में उपयुक्त ईस्ट में कौन सा अलैंगिक जनन होता है, तो कौन सा अलैंगिक जनन होता है जी, तो मुकुलन होता है, ठीक है। यानी इसमें भी क्या होता है, मुकुलन होता है, ओके गाइज। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो चुका है वीडियो हमारा। 10 क्वेश्चन को ही डिस्कशन करने में बहुत समय लग चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से प्रारंभ करते हैं, ओके गाइज। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।